मौर्य साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन का यह सीरीज जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सेशन ऑडियो फॉर्म में होगा। इसका वीडियो फॉर्म बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन जो दिया हुआ है उसमें आपको बताना है कि कौन सही कथन है। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ऑप्शन बी है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। आपको बताना है कि ए बी में से कौन सही है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए और बी दोनों सही है। अर्थात ये कथन कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, यह बिल्कुल सही है। और वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था, यह भी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वह गौतम थे। अशोक का रुम्नीदेय स्तंभ संबंधित है। अशोक का जो रुम्नीदेय स्तंभ है वह किससे संबंधित है? तो यह रुम्नीदेय स्तंभ जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह अशोक राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ओके, शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह साक्ष्य जो है रुम्नीदेय से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के करों में कुछ रियायतें की घोषणा की गई है? तो यह लुम्बिनी स्तंभ लेख जो है जिसमें अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की गई है। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भूराजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो यह लुम्बिनी का स्तंभ लेख है जिसमें ग्राम के भूराजस्व में रियायत का उल्लेख है। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो यह अपने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? तो इसका विकुटन जो है वह जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ब्राह्मी लिपि के पढ़ने में की विधि किसने खोज निकाली थी? तो यह जो विधि थी इसकी खोज जो थी वह जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। अशोक के कलिंग के मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया गया था। इसका कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अगला है कि अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह जेम्स प्रिंसेप ने यह पढ़ा था। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ दे रहे हैं। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। इसका कारण था भू राजस्व के विरुद्ध किसको ने विद्रोह किया? तो ये कथन गलत है। कथन ए जो है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान दिया था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? तो यह अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया।
अगला क्वेश्चन है कि देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो देवानाम प्रिय की उपाधि अशोक ने और दशरथ ने, दोनों राजाओं ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। दशरथ और अशोक दोनों राजाओं ने। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए जिन्होंने किस मार्ग के अनुगमन किया। तो यह पहले गया गए, उसके बाद कुशीनगर गए, उसके बाद लुम्बिनी गए, उसके बाद कपिलवस्तु गए और उसके बाद सारनाथ गए और लास्ट में श्रावस्ती गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था को ध्यान दिया था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में इसमें चर्चा है। अगला है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक और दशरथ थे। जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो यह विशाख दत्त की का मुद्रा राक्षस ग्रंथ है। किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी। तो यह मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है उसमें यह वर्णित है। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायनोसिस किसे निर्दिष्ट करता है। तो यह शिव को निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में वृषल कहा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक सीमित समिति द्वारा शासित था। जिसमें समिति में कितने सदस्य थे। जो पाटलिपुत्र नगर था वह एक समिति द्वारा शासित होता था। इस समिति में कितने सदस्य थे। तो इसमें 30 सदस्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक सीमित समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या जो थी वह 30 थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है यह इंडिका में। कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वितरण प्रस्तुत करता है। तो यह मेगास्थनीज का इंडिका जो है उसमें यह नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख किसमें मिलता है। तो यह मेगास्थनीज की इंडिका में यह मिलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया है। तो यह 7 समूहों में विभाजित किया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था। इंडिका का मूल लेखक कौन था। इंडिका का जो मूल लेखक जो है
वह मेगास्थनीज है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो यह मेगास्थनीज की इंडिका में यह वर्णित है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वह इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो यह दूसरा और 13वां जो है जिसमें शिलालेख है, दूसरा और 13वां जिसमें संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठगारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित से ज्ञात हुआ है। तो यह सोहगौरा पट के अभिलेख से प्राप्त हुआ। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह है सोहगौरा ताम्रपत्र। कौन सा अभिलेख ऐसे दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? तो यह सोहगौरा ताम्रपत्र है। अशोक के स्तंभ में के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है। तो यह सिंह, अश्व, हाथी और बैल, सिंह, अश्व, हाथी और बैल का चित्र उत्कीर्ण मिलता है। अगला है, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो यह भाब्रू लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? तो यह ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी भाषा में थे। अशोक का किस अभिलेख में नाम मिलता है? तो यह मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यह मास्की अभिलेख में उसका व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। कलिंग युद्ध का वितरण हमें ज्ञात होता है। तो यह 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो यह लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख जो है वह सुरक्षित स्तंभ है। स्तंभ के बारे में पूछा गया है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन है? तो लौरिया नंदनगढ़ जो है वह एक शिलालेख नहीं है, एक स्तंभ है। ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख होता है? तो अभिलेख की अगर चर्चा करें तो गुर्जरा में और मास्की में उसका नाम उल्लेख मिलता है। ओके। वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, यह स्थान है अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो यह प्राकृत भाषा में थे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, तो यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो यह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
किस अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो यह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के भी अभिलेख प्राप्त हुए। कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के समर्पित होने को प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? तो यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण कौन सा है? तो यह खारवेल का हाथी गुफा। खारवेल के हाथी गुफा में नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, यह पृथक कलिंग अभिलेख में से प्राप्त होता है। भारत को वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है। तो यह राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण जो है वह खारवेल का हाथी गुफा है। उत्तर पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने किस लिपि तथा किन लिपियों का प्रयोग किया? तो यह अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम भाग के लिए किया। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किसमें किया जा सकता है? तो यह जौगढ़ में किया जा सकता है। किस अभिलेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह में धम्म को अंग माना है? तो यह 7वें शिलालेख में अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। तो 7वां अभिलेख और 13वां अभिलेख इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कनक मुनि बुद्ध को अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो यह निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो है, जिसमें कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं, तो यह केवल ब्राह्मी में लिखे गए हैं। स्तंभ अभिलेख जो है, शिलालेख नहीं, स्तंभ अभिलेख की बात कर रहे हैं। तो अशोक के जो स्तंभ अभिलेख हैं वह केवल ब्राह्मी में लिखे गए हैं। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो द्वादश शिलालेख जो है वह धार्मिक उदारता को तथा सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का उल्लेख करता है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पाया गया है। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो यह 4 लिपियां हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो सारनाथ का स्तंभ का निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो यह शिलालेख 12वां जो है वह धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? तो यह अशोक का निट्टूर अभिलेख, जिसे नेतुर अभिलेख भी कहा जाता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो यह अशोक द्वारा किया गया था। अशोक के शिलालेखों में से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उसमें साम्राज्य के विस्तार, प्रशासनिक नीति और धार्मिक विचार की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहाँ अशोक के अभिलेखों में उनके नाम का उल्लेख है? तो यह गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें उनके नाम का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वह पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के शासन के प्रतिवेदन क्या करते थे? तो यह घटनाओं की सूचना देते थे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह भाब्रू स्तंभ है। राजा खारवेल का नाम जुरा है।
हाथी गुफा लेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, जिसमें भारतवर्ष की पहली चर्चा हुई है। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में वर्णित है। अशोक के शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। यह शिला अभिलेख जो है प्रथम है। मौर्यों ने जल संसाधन विकास का पर्याप्त ध्यान दिया था, तो यह रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है। अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में थे। तो अब अफगानिस्तान में से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, वह अरमाइक और ग्रीक में थे। अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो यह शाहबाज गढ़ी का जो अभिलेख है वह खरोष्टी लिपि में है। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो यह तीसरा लघु स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। सार्थवाह किसे कहते थे? तो सार्थवाह जो है वह व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना मिलता है? तो यह समुद्रगुप्त के बारे में सूचना मिलता है। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शन था, तो यह सिक्कों का परीक्षक जो था वही रूप दर्शक था। मौर्य शासक व्यवस्था में रूप दर्शक का नाम जो है वह सिक्कों का परीक्षण के रूप में जाना जाता है। मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमि कर था? तो भाग जो था मौर्यकालीन का भूमि कर था, जिसे भाग कहते थे। रूप दर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो सिक्के की गुणवत्ता का निरीक्षक के लिए रूप दर्शक का प्रयोग किया गया है। मौर्य प्रशासन में संधिता किससे संबंधित है? तो यह कोषों की देखभाल करता था। मौर्य काल में भाग था, तो यह भूमि कर जो था वह मौर्य काल का एक भाग था। राजुक कौन थे? तो मौर्यकालिक एक अधिकारी थे। राजुक एक अधिकारी थे। देव मातृत्व भूमि क्या थी? तो वह भूमि जिसे बिना वर्षा से अच्छी खेती हो सके उसे देव मातृत्व भूमि कहा जाता था। भूमि छिद्र न्याय क्या है? तो यह भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार है। पौध व्याध्याय का कार्य किसके निरीक्षण करना था? तो यह नाप तौल का निरीक्षण करता था। द्रोण एक माप था। अनाज के लिए द्रोण का माप यूज होता था। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष जो था वह पौतवा अध्यक्ष था। मौर्यकालीन अधिकारी माप तौल का प्रभारी जो था उसे पौतव्याध्याय कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार किस अधिकारी को कर वसूलने के लिए कार्य सौंपा गया था? तो यह समाहर्ता को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था। मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने में संबंधित था? तो यह समाहर्ता। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी जो था वह जो था समाहर्ता था।